एक इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया था, कास्ट, है ना, जाति। और जाति से बच्चों सवाल हर साल पूछ रहा है और पूछता रहेगा, है ना। मैंने पहले भी आपको कहा कि सोसाइटी में जो पहले यूनिट में पहला टॉपिक जो है आपकी समाज की मुख्य विशेषता में, उसमें 3-4 सेक्शन से ज्यादा सवाल है, जिसमें संस्कृति का है से सवाल है, विवाह से सवाल है, परिवार से सवाल है, जाति से, सबसे ज्यादा जाति और संस्कृति से सवाल है। तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे हर डायमेंशन में, है ना। जाति ठीक है, मुस्कान हो गया, चलिए, विजय, पूजा, सोनम, आश, चलिए ठीक है, रुद्र प्रताप, सबका स्वागत है, जुड़ जाओ बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस हमने की थी, है ना। जाति में हमने कहां तक देखा था, तो हमने अब क्या क्या पढ़ लिया जाति में। पहले तो जाति का अर्थ क्या है, तात्पर्य, जाति व्यवस्था का उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परंपरागत विशेषताएं क्या है, जाति के गुण क्या है, दोष क्या है, इन सब पर हमने कल की क्लास में डिटेल से चर्चा की है। गुण दोष हो गया है बच्चों, जाति की निरंतरता, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कास्ट क्यों कॉन्टिन्यूटी, इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। जाति व्यवस्था को वर्तमान में भी मजबूत करने वाले कौन कौन से कारक हैं और कमजोर करने वाले कौन कौन से कारक हैं, है ना। तो यहां से सवाल बना है, तो कास्ट की कॉन्टिन्यूटी क्यों बनी हुई है। जाति व्यवस्था सामाजिक क्षेत्र में, विवाह में आज भी लोग अपनी जाति उपजाति में ही विवाह कर रहे हैं। 90-95% मैरिज जो है हिंदुओं में अपनी ही जाति उपजाति में है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, विवाह में उसकी पहली प्राथमिकता अपनी जाति उपजाति में भी है। हालांकि अंतरजातीय विवाह भी कुछ हद तक हो रहे हैं, लेकिन अंतरजातीय विवाह का भी पैटर्न अलग है। बहुत सो कॉल्ड ऊंची जाति और नीची जातियों के मध्य विवाह कम है। समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली प्रतिष्ठा वाली जातियों के मध्य थोड़ा विवाह ज्यादा बढ़ा है ना। क्योंकि अगर देखें तो समाज की सोच बहुत पहले से बदली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज परंपरा धर्म से प्रेरित रहा हो, प्रभावित रहा हो, वहां पर लोगों की सोच मानसिकता तुरंत नहीं बदल जाती, है ना। आइए सुधा, सबका स्वागत है बच्चों। चलिए, तो कास्ट की कंटिन्यूटी सामाजिक क्षेत्र में है, आर्थिक क्षेत्र में भी मैंने आपको बताया कि आज क्या है कि कोई व्यवसाय, कोई भी जाति का व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है, उसके लिए, है ना, कोई बाध्यता नहीं है कि आप इस जाति के हैं तो आपको यही काम करना होगा। पहले ये बाध्यता हुआ करती थी, लेकिन अधिकांश जातियां आज भी, है ना, अपनी ही परंपरागत व्यवसाय में कार्यरत है ना। 60-70% मैंने कल भी आपको कहा कि अधिकांश आपको जातियां अपने परंपरागत व्यवसाय मतलब जो उनके बाप दादा उनकी कई पीढ़ियां करती आई, उसमें कुछ कारण भी है, क्योंकि उस व्यवसाय के बारे में उनको बचपन से ही पता है ना, उनके बारे में, उसकी बारीकियों को वो जानते हैं, घर परिवार में वैसा माहौल होता है। ऐसी स्थिति में रिश्तेदार नातेदार सभी उसी व्यवसाय के इर्द गिर्द है, तो व्यवसाय में मदद भी मिलती है। राजनीति नवजीवन प्रदान करती है ना। आ रहे हैं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स सही है क्या, कभी भी सही हो सकता है क्या, क्या समझा फिर आपने श्वेता कुमारी। जाति आधारित राजनीति सही नहीं है ना। राजनीति जो है वो अन्य मुद्दों के इर्द गिर्द होनी चाहिए। जाति और धर्म, प्रजाति, लिंग के विभेद पर, लिंग के निषेध पर राजनीति होनी चाहिए। जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है, परिवर्तन लाने वाले कारक आज हम लोग देख लेते हैं, है ना। हमने कल जो है परिवर्तन में एक टॉपिक उठाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बन सकता है, उस पर हम लोग पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जाति व्यवस्था के स्थान पर क्या देख रहे हैं आप, वर्ग व्यवस्था का प्रचलन कुछ हद तक देखा जा रहा है। परंतु वास्तव में क्या है कि हमारे यहाँ जो वर्ग व्यवस्था है उसमें भी जाति की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। लास्ट यही था सवाल, देखिए मैंने सवाल भी आपको दिया था लिखने के लिए कि जाति व्यवस्था के स्थान पर वर्ग व्यवस्था का धीरे धीरे प्रचलन भारतीय समाज में बढ़ता जा रहा है। परंतु यदि गहराई से समीक्षा की जाए तो वर्ग व्यवस्था में भी जाति की छाप या प्रभाव या उपस्थिति अवश्य देखी जाती है, स्पष्ट करें, है ना। सबका स्वागत है, सबको आशीर्वाद है। तो जाति व्यवस्था धीरे धीरे क्या हो रही है, वर्ग व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। कल तक समाज के अंतर्गत लोगों का विभाजन जाति के आधार पर हो रहा था, है ना, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन हो रहा था। आज क्या है, आप क्या देखते हैं, आज अर्बन एरिया में लोगों का विभाजन आय के आधार पर, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर। तो वर्तमान में धीरे धीरे क्या हो रहा है, वर्तमान में समाज के सदस्यों का विभाजन आर्थिक आधारों पर, विभाजन आर्थिक आधारों पर हो रहा है, आधारों जिसको आप वर्ग कहते हैं, पर देखा जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह, है ना, नगरों में ज्यादा है, गांव में कम है। तो जो जाति व्यवस्था है ना, वह धीरे धीरे किधर बढ़ रही है, वर्ग व्यवस्था की तरफ। जैसे जैसे नगरीकरण होगा, औद्योगिकीकरण होगा, पश्चिमीकरण होगा, आधुनिकीकरण जैसी प्रक्रियाएं काम करेगी, तो कास्ट बेस्ड रिजिडिटी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस, जाति आधारित भेदभाव, जाति आधारित पूर्वाग्रह, जाति आधारित सोच परंपरागत, वो क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। अभी नहीं लिखाया, और धीरे धीरे वर्ग व्यवस्था का प्रचलन हो जाएगा लोग। लेकिन अगर हम गौर करें, यही मैं कल आपको समझाया था लास्ट में, कि जाति आधारित समाज में क्या था, समाज के सदस्यों को हमने विभिन्न जातियों में विभाजित कर दिया था। एक लेयर में कुछ जातियां, दूसरे लेयर में दूसरी जातियां, तीसरे लेयर में अलग अलग जातियां, हर लेयर में कुछ अलग अलग जातियां हैं। और इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अगर आप देखें तो एक की तुलना में दूसरे जो ऊपरी पायदान पर है उनकी ज्यादा है। और वर्ग में क्या है, ये तो जाति में आपने देखा, वर्ग में आपने क्या देखा कि वर्ग आधारित समाज में, समाज को मोटे तौर पर हम 3 वर्ग में बांटते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो जब समाज जो है वो धीरे धीरे जाति से उठकर किधर बढ़ रहा है, वर्ग की तरफ, तो निम्न वर्ग में भी सभी जाति के लोग आपको निम्न वर्ग में देखे जाएंगे, चाहे ऊंची जाति के भी लोग हो, चाहे मध्यवर्ती जाति के, चाहे निम्न जाति के लोग। परंतु अगर गहराई से देखोगे तो निम्न वर्ग में अधिकांश निम्न जाति के लोग हैं। इसी प्रकार उच्च वर्ग में भी सभी जाति के लोग हैं, चाहे निम्न जाति के लोग हो, चाहे ऊंची जाति के या मध्यवर्ग, लेकिन अधिकांश कौन है, उच्च वर्ग में अधिकांश उच्च जातियों के लोग हैं। ये क्या बता रहा है कि जो जाति व्यवस्था ये सदियों से चली आ रही है, वर्ग व्यवस्था का प्रचलन धीरे धीरे हो रहा है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में अंग्रेज आए और धीरे धीरे भारत में मध्यम वर्ग का उदय होता है। तो हमारे यहाँ चूंकि जाति सदियों से रही है, इस कारण समाज का एक बड़ा तबका विकास प्रक्रिया में उतना लाभान्वित नहीं हो पाया, हो रहा है पहले की तुलना में बहुत। लेकिन अभी भी निम्न वर्ग में अधिकांश सभी जातियां हैं, लेकिन अभी तो अधिक जातियां कौन सी हैं, अधिक कौन सी जातियां निम्न वर्ग में हैं, तो अधिक निम्न जाति के लोग हैं। तो यही आपको प्रश्न पूछ सकता है कि कास्ट से हम वर्ग की तरफ शिफ्ट तो हो रहे हैं, परंतु सच्चाई क्या है कि हमारे यहाँ जो वर्ग क्लास सिस्टम है उसमें भी कास्ट का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है ना। तो जाति व्यवस्था वर्ग की तरफ परिवर्तित, इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लें, है ना। हम किसमें हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो पॉइंट था आपका, जाति व्यवस्था के स्थान पर वर्ग व्यवस्था का प्रचलन कुछ हद तक, है ना। तो नोट करिए फटाफट, लिखिए, विगत 3-4 दशकों में, लिखिए,
विगत 3-4 दशकों में, नहीं अभी कुछ नहीं लिखवाया, आप शुरू कर रहे हैं, लिखो नाजमीन। विगत 3-4 दशकों में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था थोड़ी कमजोर होती जा रही है। विगत 3-4 दशकों में, दशक मतलब 10 साल। हेडिंग बताया तो आशीष, जाति से वर्ग की तरफ परिवर्तन, जाति व्यवस्था से वर्ग व्यवस्था की तरफ परिवर्तन। हाँ हेडिंग प्रिया वही बोल रहा हूं, जाति व्यवस्था से वर्ग व्यवस्था की तरफ परिवर्तन, उसमें नोट कर रहे हैं। हाँ लिखिए, विगत 3-4 दशकों में, हाँ सभी लोग नोट करो, जाति व्यवस्था से वर्ग व्यवस्था की तरफ परिवर्तन, हेडिंग बना लो और उसके नीचे लिखो। हाँ लिखिए, अब कमेंट बंद करिए, है ना, हम सब अधिकांश मिडिल वर्ग से ही हैं। चलिए लिखिए, विगत 3, दूसरी लाइन हो जाएगी, फिर कहोगे सर पहले कुछ बोला था। विगत 3-4 दशकों में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और इसके स्थान पर वर्ग व्यवस्था की उपस्थिति देखी जा रही है, और इसके स्थान पर वर्ग व्यवस्था की उपस्थिति देखी जा रही है। वर्ग मूलतः एक आर्थिक अवधारणा है, वर्ग मूलतः एक आर्थिक अवधारणा है जिसमें लोगों को उनके आय के आधार पर, लोगों को उनके आय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग मूलतः एक आर्थिक अवधारणा है जिसमें लोगों को उनकी आय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आज भारतीय समाज में, विशेषकर नगरीय क्षेत्र में, वर्ग व्यवस्था का प्रचलन अधिक देखा जा रहा है। आज भारतीय समाज में, विशेषकर नगरीय क्षेत्र में, वर्ग व्यवस्था का अधिक प्रचलन देखा जा रहा है, परंतु वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत भी जाति की छाप, परंतु वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत जाति की छाप स्पष्टतया देखी जा सकती है, परंतु वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत जाति की छाप, प्रभाव, उपस्थिति, जो भी लिखना हो, स्पष्टतया देखी जा सकती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लिखिए निश्चित व्यवसाय संबंधित, निश्चित व्यवसाय संबंधित निश्चित व्यवसाय संबंधित जातिगत मान्यताएं कमजोर हुई है और कोई भी जाति का व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, और कोई भी जाति का व्यक्ति कोई भी कार्य या व्यवसाय कर सकता है, परंतु यदि कोई भी जाति का व्यक्ति कोई भी व्यवसाय या कार्य कर सकता है, परंतु यदि भारतीय वर्ग संरचना पर गहराई से प्रकाश डाला जाए, परंतु यदि भारतीय वर्ग संरचना पर गहराई से प्रकाश डाला जाए तो इसमें भी जाति की स्पष्ट भूमिका देखी जा सकती है, इसमें भी जाति की स्पष्ट भूमिका देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर इसमें भी जाति की छाप, भूमिका स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर निम्न वर्ग में यद्यपि सभी जाति के लोग शामिल हैं, उदाहरण के तौर पर निम्न वर्ग में यद्यपि सभी जाति के लोग शामिल हैं, परंतु इनमें सर्वाधिक प्रतिशतता निम्न जाति के लोगों की आज भी है, परंतु इनमें सर्वाधिक प्रतिशतता निम्न जाति के लोगों की आज भी देखी जाती है। ठीक इसी प्रकार सर्वाधिक प्रतिशतता निम्न जाति के लोगों की आज भी देखी जा सकती है। ठीक इसी प्रकार उच्च वर्ग में या मध्यम वर्ग में, ठीक इसी प्रकार उच्च वर्ग में या मध्यम वर्ग में कमोबेश, कमोबेश का मतलब कम या ज्यादा, सभी जातियों की उपस्थिति है, परंतु इसके बावजूद ठीक इसी प्रकार उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग में कमोबेश सभी जातियों की उपस्थिति है, परंतु इसके बावजूद इन वर्गों में ऊंची एवं मध्यवर्ती जातियों के लोगों की प्रतिशतता अधिक है, परंतु इन वर्गों में ऊंची एवं मध्यवर्ती जातियों के लोगों की प्रतिशतता अपेक्षाकृत अधिक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सदियों से भारतीय समाज जाति पर विभाजित रहा है, सदियों से भारतीय समाज जाति पर विभाजित रहा है, जाति के आधार पर विभाजित रहा है, और वर्ग संरचना अपेक्षाकृत एक नवीन प्रघटना है। अपेक्षाकृत वर्ग संरचना, क्लास स्ट्रक्चर रिलेटिवली एक न्यू फेनोमेना है, अपेक्षाकृत एक नवीन प्रघटना है। विशेषकर 1991 के पश्चात आर्थिक उदारीकरण के दौर में, विशेषकर 1991 के पश्चात
आर्थिक उदारीकरण के दौर में संपन्न आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप भारत में वर्ग संरचना धीरे धीरे विकसित हो रही है। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप वर्ग संरचना धीरे धीरे विकसित हो रही है। यही कारण है कि भारतीय वर्ग संरचना में जाति की भूमिका दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि भारतीय वर्ग संरचना में जाति की भूमिका दिखाई पड़ती है। तो कास्ट सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो गए, कल हमने इस पर डिटेल से चर्चा की। अगला एक नया टॉपिक इसमें बनाते हैं, जैसे जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक, है ना, कौन कौन से कारक हैं परिवर्तन लाने वाले कारक। और जाति व्यवस्था को, इसको दूसरी तरफ से अगर हम दूसरी तरह सोचें तो हम कह सकते हैं जाति व्यवस्था को मजबूत और कमजोर दोनों करने वाले कारक कौन कौन। इससे स्लो नहीं हो सकता है बच्चा, है ना, ये स्पीड जो मैंने रखा है ना, इससे स्लो नहीं हो सकता है। अगला एक हेडिंग बना लो, जाति व्यवस्था को कमजोर तथा सुदृढ़ मतलब मजबूत करने वाले कारक। अच्छी बात है कि जाति व्यवस्था कमजोर हो तो अच्छी बात है ना। तो पहले जाति व्यवस्था को कमजोर करने वाले कारक बताइए। कास्ट सिस्टम को बताओ क्या क्या है कमजोर करने वाले कारक। बिल्कुल सवाल आ सकते, कल क्या बताया था आशीष कुमार, सवाल भी लिख दिया था बोर्ड पे। तो जाति व्यवस्था को कमजोर करने वाले कौन कौन से कारक आपको लगता है, या जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक। परिवर्तन दोनों संदर्भ में हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक, उसी को अगर तोड़ दिया जाए, क्या क्या आपको लगता है जाति व्यवस्था को कमजोर करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कमेंट करके जब पूछूं तो बताया करो। समाज के स्तर पर पहला कारण क्या है ना, पहला कारण समाज के स्तर पर धर्म के प्रभाव में कमी। बिल्कुल, इंटरकास्ट मैरिज बहुत अच्छी, लेकिन अंतर जातीय विवाह कितने हो रहे हैं, बहुत नहीं हो रहे। एजुकेशन, आरक्षण, आधुनिकीकरण, बिल्कुल। और क्या, ठीक है, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास उसी का पार्ट हो गया, ठीक है। आर्थिक उदारीकरण के कारण सृजित अवसर, सभी जातियों की, समावेशी विकास की नीतियां, राज्य प्रायोजित विकास के कार्यक्रम, है ना, संवैधानिक शासन व्यवस्था, बहुत सारे सामाजिक विधान, तो ये सब है ना, विधि का शासन जिसको आप कह सकते हैं, है ना। अधिकारों के प्रति जागरूकता कैसे, राजनीतिक चेतना का उद्भव, जाति के आधार पर जो समाज के अंतर्गत पूर्वाग्रह थे वो सब धीरे धीरे कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हो रहा है। हाँ, आरक्षण बड़ा फैक्टर है, बिल्कुल। हाँ, तो कमजोर करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसमें हम कुछ कारक, पहला कारक अगर हम देखें जो ऐतिहासिक आधार पर अगर देखें, शुरुआत अगर कहें तो जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन ने जाति व्यवस्था पर कुठाराघात किया पहले ही, है ना, बहुत सारे दलित आंदोलन हुए। तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमजोर करने वाले कारक में हम लिख सकते हैं, पहला सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन, इसमें हम दलित आंदोलन, पिछड़े वर्गों का आंदोलन आदि, संवैधानिक व्यवस्था एवं विधि का शासन, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, यहां से प्रश्न आने चाहिए। विधि का शासन, जाति व्यवस्था को कमजोर करने के लिए बहुत सारे सामाजिक विधान बने। सामाजिक विधान, जैसे कुछ सामाजिक विधान हम कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, निवारण कानून 1989, अस्पृश्यता उन्मूलन कानून, सिविल अधिकार संरक्षण कानून, जिसमें सामाजिक विधान। हाँ हाँ, तो सामाजिक विधान, सोशल लेजिस्लेशन, जो सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों के लिए, जैसे दहेज प्रतिषेध कानून, घरेलू हिंसा, सब कैसा कानून है, सामाजिक कानून। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून, अस्पृश्यता उन्मूलन कानून या सिविल अधिकार संरक्षण कानून। और राज्य प्रायोजित विकास कार्यक्रम, शिक्षा, ज्ञान एवं जागरूकता के स्तर में वृद्धि, राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता, चेतना का उद्भव, आरक्षण जैसी व्यवस्था। अब यहां पर डिबेट हो सकता है, आरक्षण से दोनों हुआ है, जाति के कमी भी आई है ना, और
इससे जाति जो है एक नए स्वरूप में मजबूत भी हुआ है। समावेशी विकास की नीतियां, समावेशी विकास से संबंधित नीतियां, सबका साथ सबका विकास जिसको आप कहते हो, समान अवसरों के साथ विकास, आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप, क्या समझ नहीं आया अनामिका चौहान, क्या समझ में नहीं आया, कौन सा बताओ? आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप सृजित, सृजित लिखेंगे तो दिक्कत, कई लोग उत्पन्न अवसर, समाज के स्तर पर धर्म के प्रभाव में कमी। धर्म क्या कर रहा था? जाति को पोषण दे रहा था, संरक्षण दे रहा था। समाज के स्तर पर धर्म के प्रभाव में कमी, कमी तथा वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास। एक पेज छोड़ के लिखो नवीन सिंह। अंतरजातीय विवाह का प्रचलन, बहुत सारे कारण हैं। एक जजमानी प्रथा का कमजोर होना। जजमानी प्रथा का क्या है? जजमानी प्रथा अभी बताता हूं। बहुत सारी प्रक्रिया है कमजोर करने में, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, पश्चिमीकरण, वैश्वीकरण। तो और लिख सकते हैं आप नगरीकरण, ये सभी प्रक्रिया है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण पूरी क्लास ही है। भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, जिसमें करण लगा है वो सभी क्या है? प्रक्रिया है। औद्योगिकीकरण जैसी प्रक्रियाएं। जजमानी प्रथा बताता हूं। हाँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास, वो सब कहां आ गया? यहीं पर तो आ गया। राज्य प्रायोजित जो भी विकास प्रेरित नीतियां हैं, राज्य प्रायोजित विकास कार्यक्रम, नीतियां, योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास हो, जितनी भी। यूसीसी जो है वो रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में है ना? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक संहिता, वो धर्म के आधार पर है। सभी धर्म वालों के लिए एक ही विधान, कोई पर्सनल लॉ बोर्ड ना हो, उसका जाति से लेना देना नहीं है। अब देखो इसमें एक एक करके सामाजिक सुधार आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हुए, दलित आंदोलन, ये सब क्या कर रहे हैं? दलित को राजनीतिक विमर्श में केंद्रीय भूमिका में रख रहे हैं, दलितों के विरुद्ध अत्याचार अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। इससे क्या हो रही है? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है। संवैधानिक व्यवस्था, सबको समानता स्वतंत्रता का अधिकार है और यह उनसे कोई छीन नहीं सकता। इसके संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता की बात। सामाजिक विधान, बहुत सारे कानून बने हैं, है ना? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून, अस्पृश्यता उन्मूलन कानून, है ना? राज्य प्रायोजित विकास कार्यक्रम, सरकार क्या कर रही है? डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है ना? जैसे आप देखिए, सभी नागरिकों के लिए सरकार क्या कर रही है? अवसरों का, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता कर रही है। लोगों के लिए स्कूल, लोगों के लिए विद्यालय, सबकी व्यवस्था कर रही है, जिसमें प्रतिभा है वो आगे बढ़ सकता है। शिक्षा ज्ञान बताने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक अधिकारों के प्रति जितने भी पॉलिटिकल मूवमेंट हो रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं? कास्ट के आधार पर पोलराइजेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जातिगत चेतना आ रही है, राजनीतिक चेतना, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, है ना? आरक्षण जैसी व्यवस्था, आरक्षण सकारात्मक भेदभाव के तहत आरक्षण आई, इस पर आगे थोड़ी चर्चा होगी। समावेशी विकास आप सभी समझते हैं, समान अवसरों के साथ विकास। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अवसर और उन अवसर तक समाज के हर जाति वर्ग के लोग पहुंचे। समाज के स्तर पर धर्म के प्रभाव में कमी। धर्म क्या कर रहा था? पोषण दे रहा था, संरक्षण दे रहा था, वैधता प्रदान कर रहा था। आज धीरे धीरे धर्म का प्रभाव समाज के स्तर पर कम है। और वैज्ञानिक मनोवृत्ति, साइंटिफिक टेम्परामेंट, जातिगत पूर्वाग्रह मानसिकता से लोग धीरे धीरे उठ रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह उठ चुके हैं, है ना? अंतरजातीय विवाह, प्रक्रियाएं बहुत सारी है। नगरीकरण, वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकीकरण। एक प्रक्रिया और भी है, संस्कृतिकरण, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट में आगे। क्या है उसको बताऊंगा। जजमानी प्रथा का कमजोर होना। जजमानी प्रथा सुना है, अगर गांव में रहे होगे तो जानते होगे जजमानी प्रथा क्या था। जैसे जजमानी प्रथा के अंतर्गत समाज के सदस्य को दो वर्ग में बांट दिया जाता था। एक को कहते थे जजमान और दूसरे को कहते थे कमीन। समझना, जजमान का मतलब सेवा ग्रहण करने वाले, सेवा ग्रहण करने वाले, और कमीन का मतलब सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदान करने वाले। जैसे जाति व्यवस्था में क्या था? हर जाति का एक निश्चित व्यवसाय था। किसी का व्यवसाय कुछ, दूसरे का कुछ और। कोई लकड़ियों का काम करे, कोई सोना का काम करे, कोई मिट्टी के बर्तन बनाए, कोई जो है लोहा बनाए, लोहा के औजार बनाए। तो समाज के अंतर्गत हर जाति के निश्चित व्यवसाय थे और ऐसी स्थिति में जातिगत भेदभाव था। तो हर जाति क्या करती थी? अपने व्यवसाय के जरिए दूसरे जाति की मदद करती थी और इससे जातिगत अंतर के बावजूद एक एकता बनी रहती थी। जैसे परंपरागत जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत नाई, आपके घर में विवाह हो या घर में कोई दुखद घटना हो, नाई जो है आपको सर्विस दे रहा है। कई पीढ़ियां गांव में आपने देखा होगा। पंडित, पुरोहित का कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। तो ये सब क्या थे? जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत थे। पहले ये सेवा विनिमय की व्यवस्था थी। यहां मुद्रा का विनिमय, यूपीआई से आप पैसा ट्रांसफर नहीं करते थे पहले। यहां पर जजमानी प्रथा क्या थी? यह सेवा के विनिमय की व्यवस्था थी, सर्विस एक्सचेंज, सेवा विनिमय की व्यवस्था थी, जो भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना में प्रचलित थी। हर जाति अपना अपना निश्चित कार्य करती थी, व्यवसाय। जैसे कुम्हार जाति के लोग क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन जो है वो घर घर सप्लाई करते थे, है ना? और
साल के अंत में या कभी फसल की कटाई पे लोग क्या करते थे, जो जजमान थे, जजमान मतलब जो सेवा लेने वाले, इसका मतलब सिर्फ ऊंची जाति के लोग नहीं है ना, तो वो क्या करते थे, बदले में समाज के उन लोगों को जिनसे वो सेवा लेते थे उनको अनाज दे देते थे, है ना। जैसे मान लीजिए धान की कटाई हुई तो एक भाग अंश उनका है, एक भाग उसका, एक भाग, क्योंकि उस समय मुद्रा का विनिमय नहीं था, पैसे के दम पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक्सचेंज नहीं होता था। तो सेवा एक, जैसे आप देखिए यहां पर मान लीजिए ब्राह्मण जाति का व्यक्ति है, अगर कल को इस जाति के घर में पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान है तो ब्राह्मण जाति के लोग जाकर पूजा पाठ कराते थे, और कल को ब्राह्मण जाति के घर में मान लीजिए कोई विवाह है तो कुम्हार जाति के लोग हैं बर्तन दे रहे हैं, कोई जो है बढ़ई जाति का है, कोई लोहार है, कोई सोनार है, सभी क्या कर रहे हैं, अपने अपने व्यवसाय के आधार पर मदद करते थे। तो लंबे समय तक कास्ट सिस्टम को बनाए रखने में जजमानी व्यवस्था का बड़ा योगदान। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गई, सेवा विनिमय के स्थान पर मुद्रा विनिमय आ गए, पैसे का लेन देन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी, लोग गांव से शहरों की तरफ आ गए, है ना। जो नई पीढ़ी आई उसने अपने बाप दादा के इस जजमानी व्यवस्था वाले काम को एक्सेप्ट नहीं किया, मुद्रा का प्रचलन हो गया। तो लोग अगर दाढ़ी बनाने का, सेवा प्रदान करने का काम, नाई बार्बर क्या करता है, आपको सर्विस देता है, बदले में पैसे का प्रचलन हो गया। मिट्टी के बर्तन के स्थान पर स्टील के बर्तन आ गए, प्लास्टिक के सामान आ गए। जो कुम्हार जाति के लोग थे उनका काम धीरे धीरे क्या है, कमाए। तो आज भी अगर आप गांव से जुड़े होंगे तो एक दो जाति है जो जजमानी व्यवस्था में आपको दिख जाती है ना। यानी जजमानी प्रथा ये भारतीय समाज की प्रचलित व्यवस्था रही है, जिसमें धीरे धीरे क्या हुआ, इसका पतन हो रहा। एक जो प्रक्रिया है संस्कृतिकरण, थोड़ा इसको भी समझ लो, कई बार आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो इसका जिक्र आता है। क्या है संस्कृतिकरण और उससे कास्ट स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आया है। संस्कृतिकरण, इंग्लिश में इसको हम सेंसिटाइजेशन कहते हैं, ये कंसेप्ट है, संक्षेप में आप समझें। एक भारतीय समाजशास्त्री हुए, उनका नाम है एम एन श्रीनिवास। इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। इन्होंने क्या कहा कि जो भारतीय समाज है ना, उसमें जो जाति व्यवस्था है उसमें विभिन्न जातियों के मध्य ऐसा नहीं था। कमेंट बंद करो यार, कितना सही में मतलब परेशान कर देते हो, कुछ कुछ लिखते ही रहना है, क्या आदत है, मतलब पढ़ लो ना यार, सुन लो ना, लिखे जा रहे हैं, ध्यान डाइवर्ट नहीं होता है, कभी नहीं सोचते सीरियसली हमें क्लास पर फोकस करना है, कुछ कुछ लिखते। समस्या बहुत गंभीर है। ऐसे ये बताता है कंसंट्रेशन का लेवल क्या है। 2 घंटा शांति से नहीं बैठ, आदत हो गई ना, दिन भर व्हाट्सएप, दिन भर फेसबुक, दिन भर कुछ ना कुछ, तो वो चीजें यहां भी उंगलियां जो है वो कुछ भी कहां क्या बात, कौन बात, फला बात, ढिमकाना बात लाके, है ना। बीमारी बहुत गंभीर है, इसका कोई इलाज नहीं है ना। और जिनको बीमारी है उससे आप लोग को फायदा होगा, जो सीरियस स्टूडेंट वो यही में लगे रहेंगे, उनको कोई काम ही नहीं है। श्रीनिवास कौन है, समाजशास्त्री है, भारतीय समाजशास्त्री। इन्होंने एक अवधारणा दी जिसको इन्होंने कहा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है पहले समझ लो। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है, जैसे ये जाति व्यवस्था है, इसमें हर जाति अपने अपने सोपान क्रम में स्थित है, हर जाति विभिन्न स्ट्राटा में, विभिन्न लेयर्स में। इसमें कोई निम्न जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति अपने जातिगत सोपान में स्थित ऊंची जाति के प्रथा, परंपरा, संस्कृति का अनुकरण करके उस दिशा में आगे प्रयास करती है। जैसे समझना, जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण जाति है, यहां पर शिक्षा का स्तर बेहतर है, यहां पर धार्मिक संस्कार पूजा पाठ अधिक है, और कोई निम्न जाति मान लीजिए एक्स है, यहां पर शिक्षा का अवसर नहीं था, यहां पर जो है वो पूजा पाठ ये सब काम नहीं हो रहा था, है ना। तो आंख दर्द हो रहा है तो जाओ ना, कोई रोक रहा है क्या, बंद करो, आराम करो, जब आंख ठीक हो जाए तब पढ़ो। तो जो एक्स जाति है वो अपने जातिगत सोपान में स्थित ऊंची जाति के लोग, जिनमें अधिक शिक्षा है, जिनमें अधिक राजनीतिक चेतना है, उसी के अनुरूप अपना भी व्यवहार करती है, उनकी प्रथा, परंपरा, संस्कृति आदि को अपनाती है, उसी के अनुरूप व्यवहार करती है, यानी इनकी कॉपी करती है, किनकी, जो ऊंची जाति के लोग हैं। और ऐसी स्थिति में ऊंची जाति के लोग, या कुछ गांव में प्रभु जाति होती है, प्रभु जाति किसको कहते हैं, डोमिनेंट कास्ट। जैसे कुछ गांव में ऐसी जातियां होती है जिनका वर्चस्व होता है, इनको हम डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, चाहे इनकी संख्या अधिक हो, चाहे इनके पास जमीन अधिक हो, चाहे इनके पास शिक्षा का स्तर हो, है ना। और उनके तौर तरीकों को अपनाकर अपना व्यवहार करती है। संस्कृतिकरण यानी इनकी संस्कृति, इनकी तौर तरीके, इनकी प्रथा, इनकी शिक्षा, सब चीजों को अपनाकर और उस दिशा में प्रयास करना। कई पीढ़ी तक जब यह प्रयास होता है तो उसके बाद क्या होती है कि इन जाति की सामाजिक स्थिति अपने बराबर वाली जातियों में थोड़ी बेहतर हो जाती है। समझना, जैसे मान लीजिए यहां पर एक्स, वाई, जेड ये 3 जातियां थी, और यहां पर इन्होंने कोई ब्राह्मण जाति के प्रथा परंपरा को एक्स ने अपनाना शुरू किया, है ना। इनकी प्रथा परंपरा को इन्होंने एक्सेप्ट किया, और इनकी संस्कृति, इनकी प्रथा परंपरा, इनके व्यवहार के तौर तरीकों, इनको किसने अपनाया, एक्स जाति के लोगों ने। किसके, बी जाति जो एक प्रभावशाली जाति थी, डोमिनेंट कास्ट थी, है ना। और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे कई पीढ़ी, एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों तक अगर ऐसा किया गया तो एक्स की सामाजिक स्थिति अपने बराबर वाली जातियों एक्स वाई जेड में थोड़ी क्या हो गई, कालांतर में बेहतर हो गई। देखिए ऐसा नहीं हुआ कि एक्स जाति उठ करके यहां पर आ गया ब्राह्मणों के पैरेलल, नहीं। तो जो दक्षिण भारत, उत्तर भारत, हर जगह जो है ना, इस प्रकार की प्रक्रिया देखी गई है। दक्षिण में ब्राह्मण जातियों का अनुकरण कई समाज की पिछड़ी जातियों ने किया, ब्राह्मणों में शिक्षा बेहतर थी और ब्राह्मणों में जो भी था उसका अनुकरण कर अपना विकास किया। तो ये जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है, इसको जो है ना, वह एम एन श्रीनिवास रखते हैं दक्षिण भारत के अपने अध्ययन में, और बताते हैं कि इसके कारण जातिगत व्यवस्था में परिवर्तन आया है कुछ हद तक। क्लियर है। तो जाति व्यवस्था में कमजोर करने वाले, एक काम करो, संस्कृतिकरण नया चीज है, थोड़ा नोट कर लो, लिखो संस्कृतिकरण, लिखिए 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 संस्कृतिकरण। देखिए भारतीय समाज में, नाज अंसारी तुम भी जरूरत से ज्यादा फालतू लिखते हो, बहुत अच्छी बात नहीं है। लिखिए संस्कृतिकरण डैश देकर, देखिए भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने में
संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। संस्कृतिकरण प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत की गई संस्कृतिकरण सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता एवं परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न जाति पिछड़ी जाति या जनजाति अपने जातिगत सोपान में स्थित ऊंची जाति या प्रभु जाति मतलब प्रभुत्वशाली डोमिनेंट कास्ट, अपने जातिगत सोपान में स्थित ऊंची जाति या प्रभु जाति के प्रथा परंपरा संस्कृति व्यवहार के तौर तरीकों को अपनाकर उसके अनुरूप व्यवहार करती है। कई पीढ़ियों तक ऐसा करने के कारण उस जाति की सामाजिक प्रतिष्ठा अपने बराबर वाली जातियों में थोड़ी बेहतर हो जाती है। इससे अब आकाश पटेल अगली बारी तुम्हारी ही है, तुम्हें भी थोड़ा मजा देना है ना। इससे संपूर्ण जातिगत संरचना का परिवर्तन नहीं होता। अपितु का मतलब बल्कि केवल यह पदमूलक परिवर्तन, क्या है पदमूलक समझाता हूं, पोजिशनल चेंज को दर्शाता है। यह जरूर लिखना लास्ट में। इससे संपूर्ण जातिगत संरचना का परिवर्तन नहीं होता बल्कि यह पदमूलक परिवर्तन पोजिशनल चेंज को दर्शाता है। देखिए एक्स वाई जेड पहले क्या थी, पैरेलल थी संस्कृतिकरण करने से पहले, लेकिन जैसे ही एक्स ने संस्कृतिकरण को अपनाया और कई पीढ़ियां, एक पीढ़ी नहीं 2-4 पीढ़ी स्थिर, जैसे यहां शिक्षा थी तो इन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा बेहतर की, यहां धर्म कर्म, यहां राजनीति चेतना ये सब ज्यादा थी तो इन्होंने उसी के अनुरूप अपने बच्चों की परवरिश की। और कोई 1-2 व्यक्ति नहीं, जाति के स्तर पर अधिकांश। तो एक्स जाति की सामाजिक प्रतिष्ठा अपने बराबर वाली जाति वाई जेड में थोड़ी क्या हो गई, देखो बेहतर हो गई। ऐसा नहीं हो गया कि एक्स उठकर ब्राह्मणों के पैरेलल आ गया। तो यही कह रहा है कि इससे संपूर्ण जातिगत संरचना का परिवर्तन नहीं होता, अपितु है ना यह पदमूलक परिवर्तन को दर्शाता है। क्लियर है। तो जाति व्यवस्था को मजबूत कमजोर करने वाले कारक क्या क्या है ये हमने देखा। अब एक हेडिंग बनाइए, जाति व्यवस्था को मजबूत करने वाले सुदृढ़ करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ रहा है जाति निरंतर क्यों बना हुआ है, गतिशील और स्थिर दोनों क्यों है। अगला हेडिंग बनाओ, जाति व्यवस्था को मजबूत या सुदृढ़ करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण है ना जाति व्यवस्था एक नए स्वरूप में आपको मजबूत होती दिखाई पड़ रही है, आप बताएं कमेंट करके, फिर मैं बताऊं। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या कर रही है, जाति के आधार पर राजनीति, जाति के नाम पर आरक्षण, जाति के नाम पर दलित वोटों को लामबंद करने के लिए दलित राजनीति, अन्य पिछड़े वर्गों की राजनीति, है ना, कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था को बनाए रखने की बात करती है। जितने भी समकालीन दलित आंदोलन है वो कभी नहीं चाहते कि जाति व्यवस्था का पूर्ण विनाश हो जाए। अगर जाति व्यवस्था ही खत्म हो गई तो कौन अगड़ी जाति, कौन पिछड़ी जाति, कौन दलित जाति, इसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा, है ना। तो जो जाति व्यवस्था है उसको बनाए रखने के पक्षधर है जितने भी राजनीतिक दल हैं, क्योंकि कास्ट के नाम पर क्या उनको वोट मिल रहा है, कास्ट के नाम पर वो सत्ता तक पहुंच रहे हैं। जागरूकता का भाव, चेतना अब ऐसा रहा कि अब जागरूकता गांव गांव में जो है ना। हाँ, अपनी ही जाति में शादी, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कास्ट को मजबूत करने का, कि अपनी ही जाति में विवाह अधिकतर हो रहे हैं। जाति आधारित आरक्षण, जागरूकता का भाव कोई खास बात नहीं है, है ना। सामाजिक और आर्थिक असमानता ये भी एक बड़ा कारण है कि जातिगत जो है विभिन्न अंतर बहुत है। कुछ जातियां जो है वास्तव में उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है ना, और इस कारण कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था पर उनका दोषारोपण होता रहा है। और क्या कारण है अगर आप देखें तो निम्न जातियों जो है उनके प्रति आज भी जो है एक पूर्वाग्रह है, उपेक्षा का भाव है। और ये जो दक्षिणपंथी सोच है, कुछ लोग कहते हैं मनुवादी है, मतलब जो मनु के द्वारा बनाई जातिगत संरचना है उसके समर्थक लोग हैं। कई बार हम क्या कहते हैं कि ये मनुवादी है। मनुवादी किसको कहते हो, जो मनु ने जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन की एक रूपरेखा रखी थी और वे जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन को उचित ठहराते हैं, कुछ जातियों को श्रेष्ठ और कुछ जातियों को निम्न बताते हैं, है ना। तो ये कारण है, बहुत बड़ी कारण है ना, कि जो जातिगत राजनीति है उसके कारण दलित आंदोलन, समकालीन दलित आंदोलन कभी नहीं चाहते कि जाति का उन्मूलन हो जाए। अगर जाति का उन्मूलन हो गया तो फिर आरक्षण का लाभ किस आधार पर मिले, अंत्योदय अन्न योजना का, सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ किन आधार पर मिले, है ना।
हाँ, जातिगत वर्चस्व की धारणा यह भी है। आज भी कई डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं जो अपने कास्ट की सुप्रीमेसी को, वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं। बहुत शिक्षित व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन बात करते हैं जाति की बू आने लगती है। जो अपनी जाति के, जो जातिवाद की भावना है, अगर ये लंबे समय तक हमारे समाज में बनी रहेगी तो जाति व्यवस्था क्या रहेगी? मजबूत रहेगी। भाई भतीजावाद, अपनी ही जाति के लोगों का विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास कह ले। सच्चाई क्या है? सिर्फ अपनी ही जाति, अपने समाज का विकास। कई बार हम जाति को व्यक्त करने के लिए क्या कहते हैं? समाज, है ना? तो विभिन्न जातियों की अगर शिक्षा में सुधार हो जाए, विकास प्रेरित नीतियां, कार्यक्रमों का लाभ सभी जाति वर्ग के लोगों को मिलने लगे, अगर सबकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर हो, तो जातिगत धारणा क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। तो जाति व्यवस्था को बनाए रखने में आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? जाति आधारित राजनीति, जाति आधारित आरक्षण, दलित आंदोलन। अब ये नहीं कह सकते कि दलित आंदोलन गलत ही, अगर दलितों का, अगर उनके विरुद्ध यातना हो रही है तो दलित आंदोलन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी दलित आंदोलन खराब ही है। जो दलित आंदोलन सिर्फ अपने स्वार्थ तक सीमित है, वे आंदोलन क्या है? जो जाति व्यवस्था के उन्मूलन की बात नहीं करते, उसको बनाए रखने के पक्षधर है। यह सोच गलत है ना? हाँ, धार्मिक कई लोग आज भी धर्म, कर्म, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा जो सदियों से होता आ रहा है ना, ये भी है। चलिए लिखते हैं, जाति व्यवस्था को मजबूत या सुदृढ़ करने वाले कारक क्या है? इंपॉर्टेंट है। यहां से आप जैसे देखो, ये जो पूछ रहा है सवाल, इसका आधार क्या है? भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों क्यों है ना? हाँ, लिखिए, जाति व्यवस्था को मजबूत करने वाले कारक, हेडिंग बनाया है ना, लिखो निम्न कौन कौन से। पहला लिखिए, जाति आधारित राजनीति, जाति आधारित, जातिगत आधार पर आरक्षण जैसी व्यवस्था विभिन्न जातियों के मध्य विद्यमान सामाजिक आर्थिक असमानता, दक्षिणपंथी उग्र या कट्टर दक्षिणपंथी विचारधारा या मानसिकता विकास के लाभों में सभी जातियों की अपेक्षाकृत भागीदारी का अभाव, आ रहे हैं कुमकुम सोनी, सही है। पूर्वाग्रह वो दक्षिणपंथी विचारधारा में भी आ जाएगा। बी संस्कृतिकरण, उल्टा संस्कृतिकरण की विरोधी। यहां नहीं, जीएस में नहीं, ऑप्शनल में सब काम आएगा। जीएस में बी संस्कृतिकरण थोड़ी पूछ रहा, सोशियोलॉजी में उसके बारे में पढ़ोगे। उल्टा, ऊंची जाति अगर नीची जाति का कॉपी करने लगे। अगर मान लो विकास के लाभों में दक्षिणपंथी, जैसे आप पढ़ते हैं ना, उग्र या कट्टर, कट्टर लिखा है ना, उग्र के आगे अनुदेवी, उग्र या कट्टर दक्षिणपंथी विचारधारा। दक्षिणपंथ और वामपंथ, आप वामपंथ पढ़ते हैं ना, राइट विंग और लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग वामपंथ जो परिवर्तन चाहते हैं, जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से असंतुष्ट है, वो क्या कहेंगे? ये व्यवस्था अच्छी नहीं, इसको बदल डाल, चाहे हिंसक क्रांति ही क्यों ना। जो दक्षिणपंथ है, उनको अपनी प्रथा, परंपरा, संस्कृति पर गर्व है, अभिमान है ना, तो वो अपनी प्रथा परंपरा को पर जिसे गर्व होगा, वो क्या चाहेंगे? उसे बनाए रखना या उसे बदल डालना, ऑब्वियसली। तो जो दक्षिणपंथी विचारधारा के, सभी नहीं, उग्र कट्टर, वो क्या कहते हैं कि दक्षिणपंथी, जो कट्टर दक्षिणपंथी लोग हैं, वो क्या कहते हैं? जाति व्यवस्था हजारों साल से है, ये होनी चाहिए, जातिगत श्रेष्ठता निम्नता जायज है, उचित है। अगर ऐसी सोच रहेगी, है ना, वही बता रहा हूं रजनीकांत भारती, धैर्य रख लो। तो जो उग्र अतिवादी दक्षिणपंथी विचारधारा है, वो क्या कहती है कि समाज के स्तर पर जो जाति व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए, जो धार्मिक मान्यताएं, कर्मकांड, वो सब जैसा पहले था आज भी रहना चाहिए। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे, वो विद्वान थे, जो उन्होंने व्यवस्था बनाई वो सही है। विवाह अपनी ही जाति में हो, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग यही कहेंगे। कुछ जातियां श्रेष्ठ हैं, कुछ जातियां निम्न है, कुछ धर्म के लोग ऐसे हैं, कुछ धर्म के लोग वैसे। ये उग्र दक्षिणपंथी विचारधारा है। ये परिवर्तन नहीं चाहते। परिवर्तन कौन चाहता है जी? जो व्यवस्था से असंतुष्ट हो, जिसे लगे कि यह व्यवस्था में कमियां है, जो सामाजिक व्यवस्था है, प्रणाली है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, दोष है, अवगुण है, तो वो लोग क्या कहेंगे कि परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जिसे अपनी व्यवस्था, अपनी संस्कृति, प्रथा, परंपरा पर गर्व है, अभिमान है, तो वो क्यों चाहेंगे अपनी प्रथा परंपरा को बदलना? तो जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो अपनी प्रथा, परंपरा, संस्कृति के संरक्षण की बात सदैव करते हैं, उसमें परिवर्तन का प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। और जो वामपंथी है, वो व्यवस्था से असंतुष्ट है, वो क्या कहते हैं? हर जगह शोषण है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनके हाथों में सत्ता है, संपत्ति है, सब कुछ है, और अधिकांश जनता क्या है? शोषित है। तो करना क्या होगा? इस व्यवस्था का परिवर्तन करना होगा, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे हिंसक क्रांति से। चलिए, तो जाति व्यवस्था को मजबूत करने वाले कारक में विकास के लाभों में सभी जातियों की अपेक्षाकृत भागीदारी का अभाव, जाति आधारित आंदोलन, जातिगत संघर्ष, हिंसा, तनाव आदि, अंतः जातीय विवाह की प्रथा। अब फिर यहां कंफ्यूज मत होना, कल कई बार बताया अंतर और अंतर। अंतर जातीय विवाह
की प्रथा, अर्थात लिख देता हूं, कई लोग फिर पूछेंगे, विवाह अपनी ही जाति के मध्य संपन्न। हाँ, अधिक जो दक्षिणपंथी राजनीतिक दल वो क्या करते हैं, धर्म की राजनीति बहुत करेंगे। एग्जाम्पल जहां जरूरत हो वहां दो। जातिगत संघर्ष, हिंसा, तनाव, जातिगत मानसिकता, पूर्वाग्रह रूढ़ियां आदि की निरंतरता, सामंतवादी प्रवृत्ति, फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी। सामंतवादी प्रवृत्ति समझते हैं, जो लोगों को गुलाम समझते हैं। बहुत सारी ऊंची जाति के लोग क्या है, कोई निम्न जाति का व्यक्ति अगर तरक्की करे तो उनको पचा नहीं पाते। अरे इसका बाप दादा तो हमारे यहाँ खेती करता था और इसका बेटा आज पल्सर से चल रहा है। आपने सुना होगा देश के विभिन्न भागों में दलित जाति के युवक अगर विवाह करने घोड़ी पे चले गए तो उसका विरोध हो जाता है, डीजे बजा लिए तो विरोध हो जाता है, क्योंकि दलित जातियां सदियों से वंचित रही। अगर उनका राइज है, उनका अगर अभ्युदय हो रहा है, तो बहुत सारी जातिगत मानसिकता वाले लोगों को हजम नहीं हो रहा है, नहीं पच रहा है। वैसी स्थिति में वे उनके विरुद्ध अत्याचार करते हैं। तो जो सामंतवादी प्रवृत्ति है, लोगों को अपनी जागीर समझते हैं, अरे ये तो हमारे टुकड़ों पर पला बड़ा है ना। और ऐसी स्थिति में जो ये प्रवृत्ति है, मानसिकता है, वो कास्टिज्म को बनाए रखती है ना। क्लियर है? चलिए, तो अब हमने अब तक क्या क्या देख लिया। देखो, इतना कास्ट डिटेल करा दिया कि किसी भी डायमेंशन में सवाल यहां से बनना ही बनना है, तो कल को आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, है ना। जाति की निरंतरता के कारण गुणदोष हो गया, परिवर्तन लाने वाले कारक एक नया इसमें ऐड कर दिया। जाति व्यवस्था को मजबूत करने वाले और कमजोर करने वाले फैक्टर, मजबूत और कमजोर करने वाले कारक। चलते हैं कुछ समसामयिक मुद्दों को उठाते हैं, परिवर्तन लाने वाले कारक देख लिए। जैसे कास्ट एंड पॉलिटिक्स तो हर जगह चर्चा हमने की है ना। थोड़ा जाति आधारित जनगणना पहले उठा लेते हैं, है ना। चलिए, तो कुछ कंटेम्प्रेरी इशू उठाते हैं। जैसे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से सवाल जनरली नहीं पूछता है, क्योंकि यहां पर विवाद बहुत है, लेकिन जाति आधारित जनगणना से सवाल जो है ना, वह पूछ सकता है आपसे। जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर तक जो है भारत सरकार जो है इसका विरोध कर रही थी। जो सत्ता में बैठे हैं लोग, वो क्या जाति आधारित जनगणना की को नहीं स्वीकार कर रहे थे। कुछ क्षेत्रीय दलों ने इस मुद्दे को उठाया और बाद में राष्ट्रीय दल जो है वह भी इस मुद्दे में कूद पड़ा और अंत में केंद्र सरकार को दबाव के आगे झुकते हुए जाति आधारित जनगणना को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो जाति आधारित जनगणना एक प्रगतिशील समाज के लिए तार्किक है अथवा नहीं, यहां से प्रश्न बना सकता है। जैसे मैं एक आधा प्रश्न रखूं ताकि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस डायमेंशन में। जैसे लिख सकते, प्रश्न बन सकता है कि जाति आधारित जनगणना भारतीय समाज में विकास के एक नए स्वरूप को जन्म देने में मददगार सिद्ध हो सकता है, परंतु इसके नुकसान भी कम नहीं देखे जा सकते हैं। आप इस बात से कहां तक सहमत है? देखिए, ऐसा सवाल आजकल यूपीएससी खूब बना रहा है। आप इस बात से, और जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो वहां पर आप सहमत होते हैं, है ना। अधिकतर आप प्रश्न देखेंगे कहां तक सहमत हैं, समीक्षा करें। जाति आधारित जनगणना भारतीय समाज में जाति आधारित राजनीति को एक नवजीवन प्रदान कर सकता है, स्पष्ट करें। कुल मिला के आपसे कास्ट बेस्ड सेंसस अर्चना, निशार, कंट्रोल, है ना। ध्यान रखना, जब नौकरी में आ जाओगे तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, है ना। अभी रश्मिका शुरू ही किया है, पहले ही निष्कर्ष क्यों दे रहे हो? पहले देख लो दोनों पार्ट। कल तक जब भारत सरकार इसके विरोध में थी तो अधिकांशतः हम लोग क्या करते थे, भारत सरकार के समर्थन में, इसके विरोध पर अपने बातों को रखते थे। लेकिन जब भारत सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है और जाति आधारित जनगणना हमारे यहाँ भविष्य में प्रस्तावित है, तो हम इसके समर्थन में ही रहेंगे, है ना। तो इसके दोनों भी आयाम देख लेते हैं कि क्या इसके सकारात्मक पक्ष है, क्या इसके नकारात्मक पक्ष है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत सरकार द्वारा 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया गया, परंतु जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को रिलीज नहीं किया गया, है ना। जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को पब्लिश नहीं किया गया, है ना। क्यों नहीं किया गया पब्लिश? आखिर सरकार ने कुछ तो सोचा होगा कि सरकार ने हाउस होल्ड डेटा को रिलीज कर दिया कि किस घर में कितने चूल्हे हैं, शौचालय हैं, भवन है, तमाम चीजें। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ, क्योंकि 2008-9 में विपक्षी दलों ने सरकार पर दबाव डाला, सरकार जो पिछली सरकार थी उसने उसको स्वीकार करते हुए जाति आधारित जनगणना को अनुमति दे दी।
जनगणना हो भी गई जाति आधारित, लेकिन जाति आधारित जनगणना है ना, उसके आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। यद्यपि अगर आप देखें तो भारत में जाति आधारित जनगणना का एक लंबा इतिहास रहा है। विधिवत रूप में 1881 के बाद हमारे यहाँ जनगणना स्टार्ट होती है ब्रिटिश के द्वारा। 1931 में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना हुई, परंतु जो भी जनगणना आयुक्त थे वह इसमें जाति के आधार पर जनगणना के आंकड़ों को लेकर संशय की स्थिति में थे। क्यों? बहुत सारी जाति के लोग ने अपनी जाति से इतर अपने को बताया। जैसे मान लीजिए कोई निम्न जाति का व्यक्ति है, जो जनगणना हुआ तो उसमें पूछा गया कि आप किस जाति से हैं, है ना, वैसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, अपनी जाति कुछ और बताई। तो जो ब्रिटिश जनगणना आयुक्त थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि जो जनगणना जाति आधारित है उसके आंकड़ों की शुद्धता को लेकर मैं दावा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जातियों ने अपनी जनगणना में जाति कुछ और बताई। देश आजाद हुआ 1951 की जो जनगणना हुई उसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के आंकड़ों को जारी किया गया। उसके आधार पर जो जनगणना हुई उसमें एससी और एसटी की जनगणना की गई और यही चीजें भारत में चलती रही। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस अंतिम बार हुआ, है ना, सामाजिक आर्थिक जनगणना, और उसमें जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन अगर कर दिया जाता तो उसके क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, यही दोनों पाठ हम लोग देख लेते हैं। तो थोड़ा सा जाति आधारित जनगणना के बारे में संक्षिप्त नोट करिए। जाति आधारित जनगणना, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग जो है ना वो कुछ ज्यादा ही कमेंट करने लगे हैं, है ना, फालतू इधर उधर की बातें, और अच्छे अच्छे बच्चे भी इसमें आ जा रहे हैं। दुख की बात यह है ना, जाति आधारित जनगणना, पक्ष तथा विपक्ष। देखिए भारत में जाति आधारित जनगणना अंग्रेजी शासन व्यवस्था के तहत प्रारंभ की गई थी, अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी, और 1931 में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना अंग्रेजों द्वारा की गई, और 1931 में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना अंग्रेजों द्वारा की गई। आजादी के पश्चात भारत सरकार द्वारा 1951, आजादी के पश्चात भारत सरकार द्वारा 1951 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की अलग से जनगणना की गई थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, है ना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना संपन्न की गई, जनगणना संपन्न की गई, परंतु इसके आंकड़ों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। परंतु इसके आंकड़ों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। हाल के वर्षों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों तथा मुख्यधारा के राष्ट्रीय राजनीतिक दल द्वारा जातिगत जनगणना के मुद्दों को, हाल के वर्षों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों तथा मुख्यधारा के, नाम नहीं लिखना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, ध्यान रखें, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों तथा मुख्यधारा के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत जनगणना हेतु केंद्र सरकार पर दबाव की राजनीति की गई, जिसके उपरांत भारत सरकार द्वारा विभिन्न आधारों पर जातिगत जनगणना की समीक्षा करने के पश्चात, विभिन्न आधारों पर जातिगत जनगणना की समीक्षा करने के पश्चात जातिगत जनगणना को आने वाली जनगणना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। जो है ना, ठीक है सुकेश, लिखिए, जातिगत जनगणना को आने वाली जनगणना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जातिगत जनगणना के लाभ, है ना, पक्ष तथा विपक्ष का मतलब वही हुआ लाभ तथा हानि, है ना, इसके क्या फायदे हैं और क्या, आप दोनों पक्ष रख सकते हैं, है ना, क्या क्या लाभ होगा अगर आप देखें जातिगत जनगणना के लाभ क्या क्या आपको दिख सकता है, बताइए, आप सभी विद्वान हैं, लाभ क्या है, फायदे क्या है। सबसे बड़ी बात क्या होगी कि सरकार के पास जाति के आधार पर एक प्रॉपर डेटा होगा, है ना, जिसके जरिए सरकार विकास कार्यक्रमों की समीक्षा कर पाएगी कि विकास के लाभों में किन जातियों की भागीदारी है अथवा नहीं है, कौन सी जातियां हैं जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से अग्रणी है, पिछड़ी है, वास्तविक स्थिति का आकलन कर पाने में संभव हो पाएगा, आसानी होगी।
और अगर आकलन सरकार कर पाएगी तो लक्षित विकास कार्यक्रम चलाएगी कुछ पर्टिकुलर कास्ट के डेवलपमेंट को लेकर, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर। तो पहली बात क्या है कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों की स्पष्टता के कारण सरकार को विभिन्न विकास कार्यक्रमों, नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर पर मदद मिलेगी। अच्छी बात है। और क्या हो सकता है? हाँ, वंचितों को, हाँ ये भी हो सकता है कि आरक्षण की भी समीक्षा की जा सकती है कि वास्तव में बहुत सारी जातियां हैं जो अनुसूचित जातियों में शामिल है, अनुसूचित जनजातियों में शामिल है, अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल है, वास्तव में आरक्षण के हकदार वो रहे हैं, लेकिन क्या उसका लाभ मिला है, इसकी समीक्षा की जा सकती है। एक नए स्वरूप में आरक्षण जो है उन्हें प्रदान किया जा सकता है, जातिगत आधार पर आरक्षण में संशोधन हो सकता है, उसमें बेहतर उपाय लाए जा सकते हैं। और क्या है? और क्या होगा? वोट में बढ़ोतरी, इससे ये फायदा है, ये लिखेंगे आप क्या वहां कि वोट में बढ़ोतरी होगी? नहीं है ना। मददगार, कहां चल रहे हो प्रिया कुमारी? अभी भी पीछे ही चल रहे हो क्या? कहां? और क्या लाभ मिलेगा? विभिन्न जातियों में महिलाओं की स्थिति का पता चल पाएगा, है ना। जब जातिगत जनगणना होगी तो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति कितना है उसका पता चल पाएगा। और क्या इसका फायदा होगा? अगर हम देखें तो जो बार बार जाति के आधार पर राजनीतिक दलों पर इल्जाम लगता है कि फला जातियां विकसित है, ये है, कुछ जातियां अग्रणी है विकास में, उसकी समीक्षा हो पाएगी तो सभी जातियों के लिए लाभ हो सकता है। अब देखो ये सब तो एडवांटेजेस है ना। नुकसान क्या हो सकते हैं? जाति आधारित आरक्षण एक नया मुद्दा क्या हो सकता है, गर्मा सकता है ना। बहुत सारी जातियां जो आरक्षण से लाभान्वित है, अगर उनको हटाया जाएगा तो इस देश में एक भूचाल आ सकता है, आंदोलन हो सकता है। नए स्वरूप में अगर हम समीक्षा करेंगे, है ना, तो उसका खामियाजा बहुत सारी जातियों को आरक्षण के मद में मिलेगा। दूसरा, जाति के आधार पर अब आपके पास इक्वेशन क्लियर हो जाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में फला फला कास्ट इतनी इतनी परसेंट है। ऐसे ही अनुमान के आधार पर प्रत्याशियों को वोट देते वक्त, चुनाव के लिए चुनते वक्त, मतलब राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा जाता है। अब जाति और राजनीति एक नए स्वरूप में क्या हो जाएगी, गर्मा जाएगी। कहीं ना कहीं अब जो है प्रत्याशियों का चयन उनकी प्रतिभा के आधार पर न होकर उनके क्षेत्रीय जातिगत समीकरणों के आधार पर और प्रबल होगा। अभी भी हो रहा है पहले, है ना। हाँ, क्रीमी लेयर की भी समीक्षा हो जाएगी, बिल्कुल। और क्या होगा? जो जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसका आकलन कर पाना बहुत संभव नहीं है। जैसे देखिए, इस देश में जो सरकारी कर्मचारी हैं और कुछ कॉर्पोरेट घराना है, वास्तव में उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसी का आकलन जो है वो भारत सरकार के पास रहता है। लेकिन ऐसे कई गली नुक्कड़ पे चाट बेचने वाले, समोसा बेचने वाले छोटे मोटे व्यवसायी हैं जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, दिखता है आपको उनकी रेडी। सच्चाई क्या है? आर्थिक स्थिति का आकलन कर पाना बहुत टेढ़ी खीर है। अधिकांश लोग जो है वास्तव में जितना टैक्स देना चाहिए सरकार को नहीं दे सकते। तो जो सरकार कह रही है कि जाति के आधार पर आर्थिक स्थिति का पता चल जाएगा, ये बहुत हद तक नहीं है। दूसरा, बहुत सारी जातियां हमारे देश में है, उनको फिल्टर करना, है ना, ये अपने आप में बहुत कठिन है। तो बहुत सारी जातिगत जो आंकड़े हैं उसकी शुद्धता को लेकर भी समस्या हो सकता है। और जाति के आधार पर अगर हम जनगणना कराते हैं तो जो भारतीय समाज सदियों से जाति के आधार पर विभाजित रहा है, फिर उसमें हम कोई नया विकास क्या कर सकते हैं? अगर जनगणना का आधार, तो एक सभ्य लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के लिए जाति आधारित जनगणना उतना तर्कसंगत नहीं है ना। बिल्कुल सामाजिक विभाजन, ध्रुवीकरण और क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक नए स्वरूप में जातिगत राजनीति और हावी हो जाएगी। हाँ, वो तो आप कह सकते हैं कि सरकार की योजना में आंकड़े रहेगा, तो वही तो मैंने कहा कि विकास प्रेरित कार्यक्रम जो है उसका हम बेहतर क्रियान्वयन कर पाएंगे, है ना। लक्षित विकास की नीतियां बना पाएंगे। तो इसके फायदे लिखिए, पहला फायदा लिखिए फर्स्ट, और वीवीआई कर लो, दिख जाएगा ऐसा सवाल, है ना, आने वाले। लिखिए, विभिन्न जातियों की वास्तविक संख्या के आंकड़ों का लाभ लाभ सरकार को नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन मददगार, विभिन्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का आकलन कर पाने में मदद, विकास के लाभों से लाभान्वित एवं वंचित जातियों की समीक्षा तथा वंचितों के उत्थान हेतु
लक्षित विकास कार्यक्रम, टारगेटेड। निर्माण में मदद। हाँ, भैया ज्ञानचंद रायचंद की कमी थोड़ी है देश में के बादशाह। रायचंद ज्ञानचंद तो बहुत है ही, क्या कर सकते हो। मेरी स्थिति भी अब विनोबा भावे वाली हो गई। विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन में निकले, देश में बहुत गांधीवादी मूल्यों पर, देश की राजनीति को, देश के समाज को बदलने का बहुत प्रयास किया। जब अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर आए तो विनोबा जो है मौन व्रत धारण कर ली, है ना। अपने पास एक स्लेट रखते थे और उसी पर लिख कर, कोई कुछ पूछता था, है ना, तो कुछ लिख कर उस पर बोलना ही छोड़ दिए, है ना। तो पत्रकारों ने उसे पूछा कि विनोबा जी क्या हुआ, आपने बोलना क्यों छोड़ दिया है। तो विनोबा भावे ने उसी स्लेट पर लिखा कि बहुत बोला, लोगों ने सुना ही नहीं, इसलिए मौन रहना ही उचित है। तो ऐसे रायचंद ज्ञानचंद जो है, इनको समझाने से क्या फायदा, है ना। ये पैसा वसूल कमेंट करके ही कर लेते, एक एक चौवन्नी निकाल लेते, है ना। अगर समीक्षा की जाए तो पूरे कोर्स के दौरान 1 खरब कमेंट कर चुके हो, है ना, है ना। तो करने दो, कितनों को हम कह सकते हैं। दिन भर मैं भी पढ़ा पढ़ा के थक जाता हूं, है ना, तो मैं भी मौन हो गया हूं, है ना। कई बार बेतुका कमेंट देखता हूं तो आदमी ही ना, विनोबा की तरह महान तो हूं नहीं रहा जाता है, कुछ ना कुछ उद्गार निकल जाता है। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, कमेंट भाई, कमेंट बाजू, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं, करो। रिजल्ट तो पूरे देश से कम ही आना है ना जी, रिजल्ट देने वाले कुछ अलग होते हैं। चलिए, विकास के लाभों से लाभान्वित एवं वंचित जातियों की समीक्षा तथा वंचितों के उत्थान हेतु लक्षित, है ना। प्रीति, अगर माइक का आवाज सही नहीं आता तो अब तक 1 अरब कमेंट आ जाता, है ना। आप अपने एंड पर चेक करिए, है ना। 1 अरब अब तक में आ जाता, आवाज ही सही नहीं है, आवाज ही सही नहीं है। समीक्षा तथा वंचितों के उत्थान हेतु लक्षित समझते हैं, टारगेट मतलब टारगेट कर लिया कि फला राजस्थान में ये जातियां वंचित हैं, तो सिर्फ उन्हीं को टारगेट करके डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना, है ना। चलिए अगला हम आरक्षण लाभ क्या है लिखिए। आरक्षण के वास्तविक लाभार्थी जातियों एवं वंचितों की समीक्षा एवं इसमें संशोधन में मदद। चलिए, आरक्षण के वास्तविक लाभार्थी, एक और जो बड़ा, आधी दुनिया को हम नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं, तो विभिन्न जातियों की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति की बेहतर जानकारी संभव। क्या कहे, एकता बुद्ध को भी ना लंबी तपस्या के बाद ज्ञान मिला, है ना। तो मैंने भी लगभग इस बैच को अच्छे समय तक पढ़ा लिया है, तो अब यह ज्ञान मिल गया मुझे भी, काश पहले बता दिया होता। तो ये सब एडवांटेजेस है ना। चलते हैं, नुकसान क्या है। नुकसान पे थोड़ा कम, चूंकि जो भारत सरकार खुद कह रही है कल को आईएएस बन के जाएंगे आप तो जिले में, है ना, तो जनगणना की सारी जिम्मेदारी आप ही के कंधे आने वाली है पूरा, है ना। चलते हैं, नुकसान क्या है, 2-4 पॉइंट जातिगत जनगणना के नुकसान दोष। सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जाति आधारित राजनीति, जाति आधारित राजनीति के और तेज होने की प्रबल संभावना। सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन एवं ध्रुवीकरण का एक नया युग प्रारंभ। आरक्षण की समीक्षा, संशोधन
आदि को लेकर अनावश्यक विरोधी स्वर का विस्तार अधिक, विभिन्न जातियों की वास्तविक जातिगत जानकारी के आंकड़ों संशय और क्या होगा, स्थानीय जातिगत समीकरण पर बहुत सारे दल, पार्टी, संस्था, संगठन बनने स्टार्ट हो जाएंगे और तो ज्यादा नुकसान है समीक्षा में। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सरकार के पक्ष झुक सकते हैं, है ना। वैसे भी सरकार ने जनगणना कराई और उसके आंकड़े जो हैं वो किसी न किसी रूप में लीक हो ही जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे राज्यों में भी जाति आधारित जनगणना हुई, उसके आंकड़ों को लेकर वहां की राजनीति जो है, क्षेत्रीय कई राजनीतिक दलों को फायदा हुआ, है ना। थर्ड पॉइंट, विभिन्न जातियों की वास्तविक आरक्षण की समीक्षा, संशोधन आदि को लेकर अनावश्यक विरोधी स्वर का विस्तार अधिक, है ना। लिखो स्वीटी कुमारी। जैसे कुछ जातियां क्या कहेंगी कि भैया हमें तो मिलना चाहिए, हमारी संख्या अधिक है, हमारे में शिक्षा का स्तर निम्न है, विकास के लाभों में भागीदारी नहीं। कुछ जातियां जो मलाई खा रही हैं वो क्या कहेंगी, हमसे मलाई मत छीनो। एक अनावश्यक नया बहस जारी होगा और उससे सामाजिक आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचेगा। क्लियर है। तो समीक्षा में थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं यही पर आप लिखना, लेकिन थोड़ा रैशनल अप्रोच से आप सरकार के समर्थन में, है ना, आंकड़ों को लेकर संशय, शंका, डाउट, नाज अंसारी, डाउट, विभिन्न जातियों की वास्तविक जातिगत जानकारी के आंकड़ों को लेकर संशय। जैसे मान लीजिए कोई जाति का कुछ है, मान लीजिए एक्स जाति कहेगा हम तो वाई है ना। यही चीज जो ब्रिटिशर्स ने भी कहा था, क्योंकि जनगणना में जनरली कौन जाता है जी, गुरुजी लोग को। आप पढ़ाई लिखाई हो ना हो, उनको जनगणना में भेज दो। गुरुजी क्या करते हैं आजकल सरकारी कामों में, देखिए खाना पूर्ति होता है, एक लंबा चौड़ा रजिस्टर लिखा, हाँ बताइए कितने लोग हैं, किस जाति के हैं, बीए कितने हैं, पास है, मकान पक्का है, कितनी बाइक है, स्कूटर है, क्या एजुकेशन है, फटाफट फटाफट खत्म करो कहानी, है ना। स्वर यहां लिखा है, विरोधी स्वर का विस्तार अधिक। लास्ट में आरक्षण की समीक्षा, संशोधन आदि को लेकर अनावश्यक विरोधी स्वर का विस्तार अधिक। क्लियर है। चलिए लास्ट में कास्ट एंड पॉलिटिक्स, थोड़ा सा संक्षेप में हमने बहुत डिटेल बताया है। थोड़ा सा दलित आंदोलन के बारे में क्या चल रहा है उसकी समीक्षा हम लोग देख लेते हैं। आरक्षण की समीक्षा, संशोधन आदि को लेकर अनावश्यक विरोधी स्वर का विस्तार अधिक। हाँ, राजनीतिक दल क्या लिखा है, जाति आधारित राजनीति के और तेज, वही तो करेंगे नवीन सिंह। क्या लिखा है, पहला ही पॉइंट ये लिखा है, जातिगत समीकरण बढ़ेगा कैसे। सरकार के पक्ष में झुकाव ज्यादा तार्किक होगा, है ना। एक काम करो, पहले जाति आधारित आरक्षण का निष्कर्ष, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, यहां पर सिर्फ निष्कर्ष, जाति आधारित आरक्षण, इसका आपने पॉलिटी में अधिक पढ़ा है, हम थोड़ा यहां पर इसकी समीक्षा ही सिर्फ देख लें, कितना तर्क संगत। वैसे तो ये विवाद का मुद्दा है, जनरली नहीं पूछता है यूपीएससी, है ना, इंटरव्यू में पूछ लेता है ना। निष्कर्ष क्या लिखाएंगे, सरकार ने जो माना है उसकी तरफ झुक जाएंगे। इसमें लिखवाना क्या है कि जाति आधारित जनगणना के संभावित लाभ अधिक है ना। समावेशी विकास की नीतियों के क्रियान्वयन के क्रम में सरकार के योजनाओं को जमीनी स्तर तक वास्तविक नीडी जो जरूरतमंद लोग तक पहुंचाने के क्रम में, यही लिखना है ना। पहले जाति आधारित आरक्षण कितना तर्कसंगत है, जनरली इंटरव्यू में पूछता है, मेंस में बहुत रेयर ही पूछा है, क्योंकि यहां पर विवाद है। जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो कहेंगे आरक्षण होना चाहिए, जिनको नहीं मिल रहा है वो नहीं। हमारा क्या निष्कर्ष होना चाहिए, हम पत्रकार नहीं है, हम जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार के अधिकारी बनकर जाएंगे। जो हमारे देश का संविधान कहता है हम उसके अनुरूप अपनी बातों को रखेंगे। हमारे अपने व्यक्तिगत विचार का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हम पत्रकार नहीं है, हम सिविल समाज के लोग नहीं है। हम किसके हैं, हम सिविल सर्वेंट हैं। तो जो भारत सरकार का संविधान, देश का कानून कहता है, हम उसी के समर्थन में अपनी बात रखेंगे। और ये अप्रोच जहां भी रखोगे, कहीं भी आप फंसोगे नहीं कि क्या लिखा जाए या नहीं लिखा जाए। जाति आधारित आरक्षण हमारे संविधान के अंतर्गत, है ना, जो संविधान के अंतर्गत हमारे यहाँ जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी क्या, नहीं थी। आपने संविधान पॉलिटी में ज्यादा पढ़ा है, संक्षेप में अगर, जब संविधान के प्रवर्तन के वक्त क्या कहा गया था कि जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से, है ना, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, है ना, पिछड़े वर्ग के लिए, वर्गों के लिए एक सकारात्मक भेदभाव की नीति के तहत, एक सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, या संरक्षी भेदभाव, या संरक्षणात्मक या संरक्षी भेदभाव, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत आरक्षण जैसी व्यवस्था बहाल की जाएगी। यही कहा गया था संविधान में। अब सवाल है कि संविधान में जाति का जिक्र तो था ही नहीं, है ना, है ना। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, देखिए संविधान के अंतर्गत तो जाति था ही नहीं। पिछड़े वर्गों के लिए कौन से आधार पर, सोशियो और एजुकेशनल, आर्थिक नहीं था। आप सभी पढ़े, हमसे ज्यादा पॉलिटी में आपने पढ़ा है। भारत सरकार ने बाद में इसमें आर्थिक आधार भी जोड़ दिया। तो किस लिए, एक सकारात्मक भेदभाव या संरक्षी भेदभाव, कुछ लोगों को संरक्षण देना था, इसलिए हमने सभी के साथ क्या कर दिया, थोड़ा भेदभाव। या भेदभाव कैसा था, सकारात्मक था, अच्छी मंशा के साथ, है ना। तो इसके तहत आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई। अब सरकार के सामने यह डिलेमा था कि आखिर पिछड़े वर्ग की पहचान की जाए। भारत सरकार ने अपने 1953 में क्या किया, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, काका कालेलकर इसके अध्यक्ष बने।
और काका कालेलकर ने पूरे देश में अध्ययन किया, कई आधार देखे, लेकिन उसमें उन्होंने क्या कहा कि इस देश में पिछड़े वर्ग के निर्धारण कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि कई उसके कारण है, लेकिन उनमें से एक बड़ा आधार क्या है, यह जाति आधारित विभाजित समाज रहा है। तो जो काका कालेलकर आयोग है, उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण को जारी रखने की बात की, जो कि भारत शासन अधिनियम से ही आ रहा था, है ना। पिछड़े वर्गों को लेकर, उसके निर्धारण को लेकर कोई स्पष्ट राय नहीं दी। आगे चलकर 1975 से लेकर 77 79 तक एक नया मूवमेंट, आपातकाल लगा, जनता पार्टी की सरकार आई, उसने चुनावी वादे में क्या कहा कि हम पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग बनाएंगे, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको आप मंडल आयोग कहते हैं। तो 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना, और पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी सामान्य वर्ग SC ST को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धारण की बात की। हमारे संविधान के अंतर्गत पिछड़े वर्ग की बात थी, जातियों की बात नहीं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए कहीं ना कहीं जातिगत संरचना एक जिम्मेदार रही है। इसलिए भारत सरकार द्वारा जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को आगे चलकर बहाल की गई। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण अंग्रेजों के जमाने से ही चला रहा है। तो जो हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था है, उसमें वर्तमान सरकार ने क्या कर दिया, एक और आधार जोड़ दिया, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े। अब आरक्षण है या नहीं है, यही हमारा डिबेट है। हमारा संविधान अगर कहता है और भारत सरकार ने उसके निर्धारण के लिए बहुत सारी कमेटी बनाई, उनकी अनुशंसाओं के आधार पर यदि जाति आधारित आरक्षण मिल रहा है तो जायज है। हम अपनी राय क्यों रखते हैं, है ना। हम क्या कह सकते हैं कि जाति आधारित जनगणना संविधान के अनुरूप है और इसलिए यह तर्कसंगत है। हम ये नहीं कह सकते कि यह गलत है या सही है ना। तो जाति आधारित जनगणना के पक्ष में ही अपनी बात आपको रखनी है, सकारात्मक स्वरूप। इसका विरोध व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है, लेकिन जब आप एक सिविल सर्वेंट के रूप में आप रहते हैं तो आप इस तरह से इसके नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं लिख सकते। तो जाति आधारित आरक्षण तर्कसंगत है क्योंकि यह संविधान के अनुरूप है। क्लियर है। पॉलिटी में भी आपने पढ़ा है, यही आपका अप्रोच रहेगा। जो हमारा दलित राजनीति, मैंने कई बार चर्चा की कि जो भारत में दलित आंदोलन है, बेसिकली अगर आप देखें तो वो जाति व्यवस्था के समूल विनाश की बात नहीं करता। जैसे अंबेडकर साहब आए, उन्होंने क्या कहा कि जाति व्यवस्था का समूल विनाश करना है, क्योंकि जाति व्यवस्था की जड़ कहां है, हिंदू धर्म में। और अगर हिंदू धर्म में ही सुधार करना है, नहीं तो जाति व्यवस्था बनी रहेगी, क्योंकि हिंदू धर्म इसको पोषण प्रदान करता रहा है। तो भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जाति व्यवस्था के समूल विनाश, जड़ सहित विनाश की बात की। और जड़ कहां है भैया, हिंदू धर्म में। श्रेष्ठता और निम्नता की, पवित्रता और पवित्रता की विचारधारा हिंदू धर्म से आई। तो उन्होंने कहा कि इसकी जड़ कहां है, हिंदू धर्म में है। और हिंदू धर्म में समस्या क्या है कि हिंदुओं की कोई एक धर्म ग्रंथ किताब नहीं, जैसे मुसलमानों की किताब कुरान है, ईसाइयों की बाइबल है, अलग अलग धर्म के। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ अलग अलग, और कुछ धर्म ग्रंथ कुछ कहते हैं, दूसरे धर्म ग्रंथ कुछ कहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय हिंदू धर्म का अगर कोई एक धर्म संहिता हो, उसके आधार पर अगर बात की जाए तो सही है। कुछ धर्म ग्रंथ है जो जाति व्यवस्था को जस्टिफाई करते हैं। ऐसी स्थिति में अंबेडकर, जो दलित आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, जाति का समूल विनाश करना चाहिए। लेकिन जो समकालीन दलित नेतृत्व है वो जाति व्यवस्था को बनाए रखने का पक्षधर है। सैद्धांतिक रूप में वो कभी कह सकता है कि जाति व्यवस्था बनी रहे, तो सैद्धांतिक रूप में वो क्या कहता है, जाति व्यवस्था खत्म हो जाए, नष्ट होनी चाहिए। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर वो क्या कहता है कि यह व्यवस्था बनी है तो लाभ मिल रहा है। मैं दलित नेता इसलिए हूं क्योंकि दलित जातियां का मैं नेतृत्व करता हूं। अगर जाति व्यवस्था ही खत्म हो जाए तो फिर मेरी पूछ। कहने का मतलब कि दलित आंदोलन दलितों के उत्थान के लिए भी कार्य कर रहा है, लेकिन बहुत सारे दलित राजनीतिक दल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जाति की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं ताकि जाति के नाम पर आरक्षण मिले, जाति के नाम पर विभिन्न सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ मिले। अंबेडकर आरक्षण को लंबे समय तक बनाए रखने के पक्षधर नहीं थे, है ना। अंबेडकर का व्यक्तित्व सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं था, है ना। उन्होंने महिलाओं के लिए बात की, उन्होंने समाज के हर वर्ग की बात की। वास्तव में दलित आंदोलन अपने मुद्दों से भटक चुका है। हर पॉलिटिकल पार्टी में आप क्या देखते हो, एक दलित चेहरा है। जब भी कोई दलित आंदोलन या दलित मुद्दा है तो वही चेहरा सामने आता है मीडिया की, और आप समझते हैं कि अच्छा इस पॉलिटिकल पार्टी में दलितों की स्थिति बेहतर है। सच्चाई क्या है कि दलित आंदोलन का राजनीतिकरण कर दिया गया है और इसका लाभ सभी दलित जातियों को नहीं मिल रहा है। तो दलित आंदोलन से सवाल अब तक कम है। वास्तव में जाति और राजनीति के समीकरणों को आपको समझना है, जो मैंने कई बार आपको पिछले 2 क्लासों में बताया। अब आज यहीं तक रखो। कहीं कोई डाउट, जाति का भविष्य क्या हो सकता है, जैसे जाति का समूल विनाश संभव है, बिल्कुल संभव है। निकट भविष्य में ना सही, दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में आपको नहीं लगता पहले की तुलना में जाति व्यवस्था बहुत कमजोर हो गई? धीरे धीरे क्या होगा, समय के प्रवाह के साथ, शिक्षा के विकास के साथ, संवैधानिक व्यवस्था के साथ, राज्य प्रेरित विकास नीतियों के कारण धीरे धीरे जाति व्यवस्था क्या है, खत्म हो जाएगी। ये सदियों की गंदगी है, एक दिन में नहीं जाएगी। कितना भी आप सर्फ एक्सल से धो लो, कुछ ना कुछ दाग रह जाएंगे। धीरे धीरे कई बार जब धोते जाएंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि जाति व्यवस्था का समूल विनाश नहीं। यही प्रश्न पूछा है। माना कि निकट भविष्य में नहीं सही, लेकिन दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में अगर हम शिक्षा का विकास करें, अगर हम ज्ञान जागरूकता का विकास करें, अगर हम समावेशी विकास की नीतियां बनाएं, तो क्या हो सकता है, जाति व्यवस्था का भी उन्मूलन संभव है। तो अब यहाँ कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक सबसे लेंदी था, हम लोग अभी समाज का प्रभाव पढ़े हैं। कल हम लोग भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण का प्रभाव चर्चा करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी कक्षा 12 की दूसरी एनसीईआरटी है ना, उसको आप पढ़कर आएंगे। उसमें भूमंडलीकरण है, कई लोग वैश्वीकरण उसमें ढूंढते रह जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण का। कल हम लोग वैश्वीकरण स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए, अब जाति आधारित बातों पर डिबेट डिस्कशन नहीं, है ना, क्योंकि जाति धर्म बहुत, है ना, बहुत व्यक्ति के भावनाओं से निकट है, तो बहुत सोच समझकर लिखना है। हाँ, सरकारी नौकरी में भी आ रहा है, तो और कहां आरक्षण मिलता है सरकारी नौकरी में छोड़कर? चलिए ठीक है दीपक, मैरिज में क्या बचा है, इतना पढ़ाया डी संस्कृतिकरण का ग्राफ। एक काम करो, जूनी नई वाली एनसीईआरटी पढ़कर आओ, और नहीं समझोगे तो दोबारा बताऊंगा। इतना कमेंट तेजी से जा सकता है। जाति आरक्षण मिलना सही है, ये हम जो संविधान कहता है, हम संविधान की बातों में हाँ में हाँ मिलाकर अपनी बात रखेंगे, है ना। हम कौन होते हैं निर्धारित करने वाले, मिलना चाहिए नहीं, ये तो संविधान विधि निर्माण की जो संस्था है संसद करेगी, है ना। आप थोड़ी जाकर संसद भवन में कानून बनाएंगे कि आरक्षण रहेगा कि नहीं। आपको तो जो कानून दिया जाएगा उसको इंप्लीमेंट करना है ना। तो आप
संस्कृतिकरण और वर्ग व्यवस्था को, हाँ जैसे उच्च वर्ग का कॉपी मध्यम वर्ग करते हैं, मध्यम वर्ग का कॉपी निम्न वर्ग, है ना। ठीक है कुमल, धन्यवाद। अंतरजातीय विवाह के लिए परिवार को कैसे बनाएं? अच्छा, परिवार को समझाइए, नहीं माने तो फिर गंधर्व विवाह एक ऑप्शन है ही। मुस्कान प्रभात, अखबार पढ़ो, किताब बहुत पढ़ो, धीरे धीरे रेडियो सुनो, टीवी का डिबेट सुनो, धीरे धीरे अच्छे वोकैबुलरी को डेवलप करो, हो जाएगा। हाँ यस दीपक परियार, हाँ सही है क्रियान्वयन, बिल्कुल। PSIR मुझे नहीं पता, मेरा समाज वही है जो मनुष्य से पहले आया। कहने का मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में है ये बताओगे तब ना हरिश्चंद्र, किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, ये किस संदर्भ में आया ये बताओगे तब ना। सभी ऑप्शनल अच्छा है अगर आप ईमानदारी से पढ़े। हाँ, इंडिया के ग्रोथ में जाति का बहुत दुष्प्रभाव है। अंतरजातीय विवाह फिर आपकी मर्जी है, आप सही है गलत है, ये हम कौन है, मुझे थोड़ी शादी करनी है, दो व्यक्ति की आपसी रजामंदी है तो शादी करें। हाँ संविधान के अनुरूप है। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करूं? संडे को ज्यादा पढ़ो। हाँ भूमंडलीकरण पढ़ लो, पीडब्ल्यू का भी। एनसीईआरटी पढ़ने से क्यों भागते हो? हाँ पढ़ लो पीडब्ल्यू की बुक्स, अंजलि है ना। हाँ चल रहा है प्रिंसी वर्मा, नया बैच है, अभी 2 क्लास हुई है। चलिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए इतना तभी से क्या बताया है, जो जो कारण है, जाति आधारित राजनीति को बंद करें, है ना। जाति के नाम पर जो पूर्वाग्रह मानसिकता, शिक्षा का विकास करें, विकास के लाभों में सबको। भारतीय संस्कृति को क्या प्रभावित करेगी? जाति व्यवस्था हमारी संस्कृति का एक काला अध्याय। सैमन कमीशन, अब कौन बोल रहा अभद्र भाषा, ये तो मैंने नहीं देखा है, अगर मैं देखता तो। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ शिकायत रहती है। चलिए, किसी की शिकायत कभी है जो अपने से नहीं, सबकी होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ भूमंडलीकरण पॉलिटी का अलग कॉन्टेक्स्ट है, सोशियोलॉजी का बहुत डिफरेंट है, जूनी शरत है ना, इकोनॉमिक्स में अलग पार्ट है, हर जगह भूमंडलीकरण पढ़ना है। चलिए, कंप्लीट करने में 7 महीने, प्रिंसी वर्मा, चलिए।